नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309606089723860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की वीडियो सीरीज देख रहे हैं पेड क्विज की, उसको कंटिन्यू करेंगे। हमारे ग्रुप्स भी लेटेस्ट में स्टार्ट हुए हैं, उसमें एडमिशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करके देखिए इस वीडियो का, वहाँ पे हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 स्टेटमेंट हैं और कहा गया है कि वो किसके बारे में है ना, किस मृदा के संदर्भ में है। देखते हैं। पहला कह रहा है कि इस मृदा का निर्माण बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय व अपरदन से हुआ है। तो शायद हमने पिछले ही वीडियो में देखा था कि ये इसमें ब्लैक सॉइल के बारे में यहाँ पे बात हो रही है ना, तो हमने शायद पहले भी लास्ट वीडियो में भी देखा था। इसका निर्माण इस प्रकार से हुआ है। जो हमारा दक्कन प्लेट्यू है वेस्ट इंडिया में, मोस्टली वहाँ पे ही इसकी उपस्थिति है। यह शुष्क कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। तो ड्राई फार्मिंग मोस्टली जो कॉटन होता है ना, उसको यहाँ पे उगाते हैं। और इसमें टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट पाया जाता है, ठीक है, जो कि मिट्टी के लिए उपयुक्त है एक तरीके से। तो तीनों ही बातें ठीक हैं और ये रेफर ब्लैक सॉइल को ही कर रही हैं। तो डी विकल्प को चुनेंगे हम। यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती हैं, है ना, परावर्तित होना चाहिए था बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। अब इस जैसे थोड़ा सा करेक्शन करेंगे इस क्वेश्चन में ही। एटमॉस्फेयर का जो हमारे ये लेयर्स होती है ना, जैसे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ये सब, ठीक। तो होता क्या है कि अब इसमें ही जो हमारा आयनोस्फीयर है, वहाँ से हमारी जो ये लॉन्ग रेडियो वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट बैक होकर के पृथ्वी की सतह पर वापस आती हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखें मृदा उपचार की एक्स सिटू विधियाँ कौन सी हैं, ठीक है। 2 प्रकार की विधियाँ होती हैं, इन सिटू, एक्स सिटू। डिफरेंस क्या है कि एक्स सिटू में आप किसी पीस ऑफ लैंड पे मान लीजिए जो आप उसको शिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तो वहाँ पे जो विधियाँ हम मृदा उपचार की करेंगे वो इन सिटू होगा। और एक्स सिटू मतलब उसको कहीं और दूसरी जगह आर्टिफिशियली या फिर मैन मेड रूप से किया जा सकता है। तो अब क्या होता है, जैसे कंपोस्टिंग में हम ऑर्गेनिक मैटर्स, जैसे घर के अपने एग्जाम्पल ले लीजिए, सब्जियाँ हो गई, ठीक है, उन सबके छिलके वगैरह, तो उससे हम एक तरीके से उसको, है ना, खाद में कन्वर्ट करने का जो कार्य करते हैं, कंपोस्टिंग, वो हो जाती है, ठीक। फिर उसको हम सॉइल को वहाँ से उस रूप से जिस एरिया मान लीजिए डाला गया तो वहाँ पे उसकी फर्टिलिटी बढ़ाती है। वो लैंड फार्मिंग में भी कुछ ऐसा ही जो है कॉन्सेप्ट किया जाता है कि एक तरीके से ये भी वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, अपर जो सॉइल जोन होता है उसमें, ठीक। बायो स्टिमुलेशन इसमें नहीं होगा, ठीक है। ये बेसिकली जो एग्जिस्टिंग लैंड है, मान लीजिए जैसे कोई खेत है तो वहीं पे उपस्थित उस खेत में कह लीजिए जो बैक्टीरिया, एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया है, उसको फर्दर बायो रेमेडिएशन के प्रोसेस में कैपेबल बनाना, है ना, उससे संबंधित है ये। तो इन सिटू होता है। डिटेल में इन चीज़ों को चाहे तो पढ़ लीजिएगा, सिर्फ पहला और दूसरा सही है यहाँ पे। इसमें से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो ओजोन लेयर हमारी कहाँ पे पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखेंगे। ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए जो हमारा उत्सर्जन पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया, CFCs का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और मुख्य रूप से क्लोरीन जो है ये काफ़ी हार्मफुल है हमारे ओजोन लेयर के लिए, ठीक है। तो CFC, HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, है ना, ये सब जो है इनके नाम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एलुवियल सॉइल, इसमें से किस क्षेत्र में पाई जाती है ना, कांप मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी उसको कहते हैं। तो मोस्टली जो रिवर ये हमारी वैलीज हैं, ठीक है, या कह लीजिए कोस्टल रीजन है नदियों के, वहाँ पे इनकी प्रमुखता है। जैसे मुख्य रूप से देखेंगे भारत की अगर हम बात करें तो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, है ना, बाकी जो इधर के हमारे मोस्टली नॉर्दर्न स्टेट्स, गुजरात तक के जो है, यहाँ पे इनकी प्रचुरता है इस मिट्टी की। फर्स्ट ऑप्शन को चुनेंगे। नेक्स्ट है कल्लर या फिर रेह किस प्रकार की मृदा को कहा जाता है? तो एल्कलाइन सॉइल या फिर जो सलाइन सॉइल है कह लीजिए, इन सब के ये दोनों नाम हैं। इसके अलावा जैसे थुर भी कहा जाता है, ठीक है, एक और नाम कार्ल कई बार कहते हैं, ठीक है। तो ये सब कई नाम है, ऊसर, तो ध्यान रखेंगे इसको। इसमें से देखिए कौन सुमेलित है? हैग्रोफाइट,
लिथोफाइट और ज़ेरोफाइट। ये कुछ 3 प्रकार की वनस्पतियां हैं या पेड़ पौधे भी होते हैं, इसी नाम के कह लीजिए। तो हाइग्रोफाइट मुख्य रूप से भूमध्य रेखीय जहाँ पे उष्ण आर्द्रता वाली क्षेत्र है वहाँ की वनस्पतियाँ जो होती हैं उनको कहा जाता है, ये बात ठीक है। लिथोफाइट जो हार्ड रॉक्स होती हैं ना उस पर उगने वाली वनस्पतियाँ, जैसे कभी आपने किसी पहाड़ वहाड़ पे गए होंगे तो देखा होगा, ठीक। तो वेजिटेशंस विच ग्रो इन हार्ड रॉक्स। और ज़ेरोफाइट वाला गलत है, ठीक है। ज़ेरोफाइट्स बेसिकली ऐसी कंडीशन होती हैं जो ऐसे समझ सकते हैं डेजर्ट्स वाले एरिया, ठीक है। जैसे अब ये थार डेजर्ट का एग्जांपल ले लीजिए इंडिया में, ठीक है। तो वहाँ पे जो वेजिटेशन हमारे होते हैं उनको ज़ेरोफाइट कहते हैं। तो पहला और दूसरा ही सही है। नेक्स्ट है एरीट भू आकृति इसमें से किसके द्वारा बनती है? तो एरीट लैंडफॉर्म देखेंगे तो जैसे ग्लेशियर वाले रीजन्स जो होते हैं वहाँ पे देखेंगे तो जैसे 2 ग्लेशियर्स पैरेलल में एक यू शेप वैली का निर्माण जो करते हैं, ठीक है, तो उसको ही एरीट लैंडफॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पे हम डी विकल्प जो है इसको चुनेंगे। लैटेराइट मिट्टियों के बनने में निम्नलिखित प्रकार के प्रदेशों में से कौन सा सहायक है? ठीक है, तो लेटराइट सॉइल्स वहाँ पे मुख्य रूप से पाई जाएंगी जहाँ पे रेनफॉल की मात्रा और टेम्परेचर है ना बहुत ज़्यादा होता हो, ठीक। तो बी विकल्प को चुनेंगे। अब इंडिया में अगर हम इसकी स्थिति की बात करें तो मुख्य रूप से वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में इनकी उपस्थिति मिलेगी। और जैसे कई बार ये पूछते हैं कि सॉइल में किसकी प्रचुरता होती है, ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड और पोटाश, ठीक है, और नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम इन सब की कमी होती है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अभी इसी साल 2023 के ही प्रीलिम्स में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखें कि किस मिट्टी में किस चीज़ की प्रचुरता है, किसकी कमी है, व्हाट आर द क्रॉप्स जो उसमें उगाई जाती हैं। तो जैसे लेटराइट में देखेंगे तो जैसे ये कोकोनट, कॉफ़ी, रबर है ना, चाय, ये सब जो है मुख्य रूप से उगाए जाते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में मुख्य रूप से जैसे 7 बड़ी प्लेट्स के बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक है, और कुछ माइनर प्लेट्स के बारे में इनको मैप में लोकेट करने के साथ पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे उसी क्रम में क्वेश्चन है कोकोस प्लेट जो है कहाँ पाई जाती है? तो सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट है ना, इनके मध्य ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। मैप में लोकेट कीजिए तो थोड़ा इसके जो डिटेल्स हैं उसको पढ़िएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ध्यान से देख लीजिएगा सर्च करके। और हाल ही में भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर भवन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो पहली बात 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होती है, कैसे वर्क करती है, इसको आपको सर्च करके खुद से पढ़ना है थोड़ा डिटेल में, ठीक है। और इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके भारत का पहला पोस्ट ऑफिस जो है इसकी बिल्डिंग बनाई गई है बेंगलोर कर्नाटका में, जिसको कि रिसेंटली जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने इनॉग्रेट किया है। इस चीज़ को पहले हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक। दूसरी बात, इसमें यह कभी पूछ लिया जाए कि इंडिया की पहली ऐसी कौन सी बिल्डिंग थी या किसने बनाया था 3D प्रिंटेड बिल्डिंग, तो वो दिसंबर 2020 में, ठीक है, जो हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है L&T, इन्होंने एक अपनी फैसिलिटी जो कि कांचीपुरम तमिलनाडु में है वहाँ पे बनाया था, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को अलग अलग है, इसको ध्यान रखेंगे। फर्स्ट बिल्डिंग ये थी और यहाँ पे पहला 3D प्रिंटेड डाकघर अगर पूछा जाएगा तो वो हमारा बेंगलोर वाला है, ठीक। हाल ही में किस राज्य की निन्ना लेगो, ठीक है, इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022-23 जीता है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे ये निन्ना लेगो जो हैं ये फाउंडर हैं, इनकी एक स्टार्टअप है कह लीजिए, ये हाउस ऑफ मैनकॉक नाम है इसका, ठीक। तो ये जो हैं यहाँ की हैं अरुणाचल प्रदेश की अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट की, इन्होंने उद्यमिता चैलेंज जो है 2022-23 अभी जीता है, ऑप्शन सी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है? ठीक, तो पूरे स्टेट को एक नेचुरल कैलामिटी अफेक्टेड एरिया के रूप में घोषित किया है अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश ने। अभी कई सारी जैसे ये कालका शिमला रेलवे जो रूट था और कई सारे एरियाज़ में कई सारी जो है घटनाएं हुई, कई सारे लोगों की मृत्यु हुई, फ्लड की घटनाएं हुई, ठीक है, बारिश वगैरह, तो उसी के चलते यहाँ पे स्टेट को ये घोषित किया गया है। डी विकल्प को चुनेंगे। 18 अगस्त 2023 को भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर है ना, जो शॉर्ट मतलब गन होती है रिवॉल्वर, तो एक लॉन्ग रेंज की पहली ऐसी रिवॉल्वर जिसका नाम है प्रबल, इसको लॉन्च किया गया है। इसकी रेंज बतानी है, ठीक है, तो इसकी मारक क्षमता है लगभग 50 मीटर, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और इसको डेवलप किया गया है, ये कानपुर बेस्ड एक स्टेट ओन्ड कंपनी है, एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इसको भी हो सके तो ध्यान रखेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश का संस्थान है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे प्रबल नाम ध्यान रखना है, ठीक।
श्रीहरिकोटा की जो लॉन्चिंग फैसिलिटी है, ठीक है, तो वहाँ से दुनिया का पहला अग्निबाण नाम का 3D रॉकेट किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो अग्निकुल कॉस्मोस एक स्टार्टअप है, ठीक है, ये लॉन्च इनके द्वारा इसको करना है और सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर करके ये अग्निबाण जो है इसके लिए इसको यूज़ किया जाना है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी, थोड़ा इन न्यूज़ को कवर कीजिएगा सर्च करके। नेक्स्ट है नो मैटर व्हाट, है ना, जो ये कॉमर्स के अंदर लिखे हैं। तो इस थीम के साथ विश्व मानवतावादी दिवस 2023 किस दिन मनाया गया है? तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 2023 का मनाया गया 19 अगस्त को। 19 अगस्त को ही मनाया जाता है और 2023 की थीम ध्यान रखें, नो मैटर व्हाट। इसमें से किन क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं भारत के अंदर, देखेंगे तो वेस्टर्न घाट मुख्य रूप से और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, ठीक है, यहाँ पे इनकी उपस्थिति मिलती है। इसमें सी विकल्प को चुनेंगे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक इसमें से कौन थे? तो आफ्टर इंडिपेंडेंस एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इसको एस्टैब्लिश किया गया था भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। किस ईयर में किया गया था, जरा कमेंट करके बताइए। तो ब्रिटिश भारत में सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है, ठीक, तो इसमें भारत ही मान के चलेंगे, ठीक है। देखिए शुरुआत क्योंकि ब्रिटिश टाइम पीरियड में हुई थी, तो इंडिया में जैसे सिविल सर्विसेज की कह लीजिए फाउंडेशन की थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उसको रिफॉर्म किया, है ना, मॉडर्नाइज किया और रेशनलाइज किया, ठीक है। तो इन्हीं सब कारणों से थोड़ा इन चीज़ों को डिटेल में पढ़िएगा। यहाँ पे इनको इसी सब कारणों से फादर ऑफ द सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहा जाता है, ठीक। सत्रह में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे उस टाइम देखेंगे तो ब्रिटिशर्स को मुख्य रूप से कह लीजिए यूरोपियंस को ओरिएंटल लैंग्वेजेस की स्टडी करने के लिए कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई विलियम जोन्स के द्वारा, ठीक। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित किया? तो इसमें सती प्रथा के बारे में आप जानते हैं कि जैसे राजा राम मोहन ने काफ़ी सारे प्रयास किए उसको अबॉलिश करने के लिए, तो उसी क्रम में 1829 में इसके अगेंस्ट जो है इसको बैन करते हुए एक लॉ बना और उस टाइम कौन थे? गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। दिल्ली में स्थित किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण इसमें से किसने करवाया था? तो 1541 के अराउंड जो है शेरशाह सूरी के द्वारा। संविधान जो भारत का बना उसके निर्माण के समय संविधान सभा जो थी उसके संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया था? तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है एडवाइजर, ठीक है, काफ़ी नाम इंपॉर्टेंट है ये, BN राव। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। इसमें से कौन भारत के संविधान सभा का सदस्य नहीं था, ठीक है? तो पाकिस्तान बन गया, फिर मोहम्मद अली जिन्ना कहाँ रहे यहाँ पे? इसमें से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था, यानी कि कांग्रेस के मेंबर नहीं थे, ठीक है? तो भीमराव अंबेडकर इसके आंसर हो जाएंगे। और जरा आप ये बताइए कि फिर ये किस दल से चुने गए थे, ठीक है, या किस प्रकार से ये संविधान सभा के मेंबर बने? अब देखें भीमराव अंबेडकर जी का द्वारा यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, ठीक। इनका संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ, ठीक? तो जैसे अभी हमने पूछा ही था खैर आपसे, लेकिन यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन के अगर रेफरेंस में हम देखें तो देखिए हुआ ये कि आज़ादी से पहले ये चुने गए थे यहाँ जो है उस समय, चूँकि बंगाल जो है अलग नहीं हुआ था, पार्टीशन इंडिया का नहीं हुआ था, तो बंगाल से जो है इन्होंने इलेक्शन जीता था, ठीक। लेकिन पार्टीशन के बाद वो सीट जो है पाकिस्तान के हिस्से में चली गई, ठीक। तो वहाँ से इनका इलेक्शन केस कह लीजिए सीट ही चली गई। उसके बाद इन्होंने जो है बॉम्बे से, है ना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से इलेक्शन लड़ करके संविधान सभा में निर्वाचित हुए, ठीक है। आपको पार्टी का नाम अभी भी कॉमेंट करके बताना है मुझे। तो यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन बी को चुनेंगे। जैसे एग्जाम में अगर मान लीजिए दोनों ऑप्शन आए हैं ना, वेस्ट बंगाल तो खैर ये अभी की चीज़ें बनी हैं, भारत का हिस्सा है, लेकिन जैसे सिर्फ बंगाल दे देगा, है ना, तो फिर भी उसमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी ही चुनिएगा। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, ठीक है?
जिस समय भारत आज़ाद हुआ महिलाओं में इतनी अशिक्षा थी वैसे ही, ठीक है, बट स्टिल उस समय के पॉलिटिकल जो लीडर्स थे इतने विजनरी थे, फिर भी महिलाओं का एक रिप्रेजेंटेशन करना इन्होंने जो है इंश्योर किया। और उसी क्रम में देखेंगे तो कुल 15 महिलाएं जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर्स थी। ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। इनके नाम हो सके तो एक बार सर्च करके देखिएगा, फिर भी जैसे आपको कुछ नाम बताते हैं, जैसे दुर्गाबाई देशमुख, ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता, फिर जैसे बेगम अजीज़ रसूल थी, ठीक, सुचेता कृपलानी, रेणुका राय करके थी, ठीक है, पूर्णिमा बनर्जी। तो पूरी लिस्ट एक बार देखिएगा। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब प्रस्तुत किया गया था? ये डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, खास करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कब क्या लाया गया, क्या अडॉप्ट किया गया, इसके लिस्टिंग्स देखेंगे आप प्लीज़। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव किया जवाहरलाल नेहरू ने, उसका कह लीजिए उसने क्या डिफाइन किया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या एम है, ठीक है। लेटर ऑन यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारे जो वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रीएम्बल का एक रूप लेता है, ठीक है। और डेट थी ये 13 दिसंबर 1946। और उसके बाद इसको जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया था, वो भी डेट आप ध्यान रखिएगा 22 जनवरी, ठीक है, 1947। संविधान सभा ने अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? ठीक, तो ड्राफ्टिंग कमेटी स्पेशली बनी 7 सदस्यों की, जिसके चेयरमैन थे भीमराव अम्बेडकर जी। और उसका मुख्य रूप से क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाए। तो ये डेट ही जो है मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाने की 29 अगस्त 1947। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लगभग 3 वर्षों का समय लिया और इसमें देखेंगे तो कुल 11 सेशंस होते हैं। इसमें अगर 11 सेशंस में ये पूछा जाए कि लगभग कितने दिन कवर हुए इसमें, तो लगभग 165 दिन कार्य हुआ। ठीक, तो ठीक, चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी की किताब है। किस महाद्वीप से होकर के कर्क रेखा, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, जहाँ पे आप देखते हैं 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री टॉपिक ऑफ कैंसर और यहाँ पे साउथ में 23.5 डिग्री कैप्रिकॉन, तीनों ही पास होती हैं। इंडिया से कौन सी आती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो सामान्यतः कौन सी गैस मुक्त होती है? तो एसिड्स में क्या होता है कि देखेंगे मोस्टली हाइड्रोजन आयन उसमें शामिल होता ही है, तो यही हाइड्रोजन जो है यहाँ पे मेटल के साथ रिएक्ट करने पे रिलीज होती है। अरावली पर्वतमाला की सीमा जिन राज्यों को छूती है उनका चयन करना है। अरावली रेंज जो हमारे भारत में देखेंगे सबसे ओल्डेस्ट रेंज है, तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, पंजाब नहीं होगा इसमें, तो 1, 2, 4। भारत में हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी कार्यक्रम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है माइक, है ना, मॉनिटरिंग प्रोग्राम फॉर इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, तो ये कब लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च का ईयर है 2003। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, इसमें से किसके द्वारा? तो देखिए जैसे पहले आंसर देख लेते हैं, जॉन बेनेट हो जाएगा। 1976 में इन्होंने जो है इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। ठीक, और होता क्या है, जैसे इकोलॉजिकल ट्रांजिशन बेसिकली क्या होगा कि एक स्टडी है, ये किसका स्टडी होगा? रिलेशनशिप बिटवीन जैसे ह्यूमंस और उनके फिजिकल एनवायरनमेंट का। ठीक है, तो अब जैसे इसको और डिटेल में कैसे समझ सकते हैं कि इकोलॉजिकल ट्रांजिशन एक टेक्निकल टर्म अगर हम समझें तो इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजी, जैसे ये किसी इकोटोन से संबंधित होगा, ठीक है, जहाँ पे मोस्टली चीज़ें जो है इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे से, या फिर किसी ह्यूमन का कह लीजिए एक अपने जिस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में है वो उससे दूसरे एक डिफरेंट इकोसिस्टम में वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो एक सस्टेनेबल वर्ल्ड के कह लीजिए दिशा में अग्रसर होना इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, इस तरीके से बताया गया इसको। यूपीपीएससी ने इसको पहले पूछ रखा है तो इस वजह से जानना जरूरी है। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। हाल ही में 39वां CISO डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है?
तो इसको न्यू दिल्ली में किया गया है। किस पर्पज़ के लिए किया गया है, जरा कोई कमेंट करके बताएगा क्या? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने डेयरी विकास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया है? ठीक, तो डेयरी मुख्य रूप से गौ उत्पाद जो है इन सबको प्रमोट करना, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है राहुल चौधरी को। कौन है ये? तो ये भारतीय एक फेमस कबड्डी प्लेयर है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो स्किल जो है ट्रेनिंग दी जाएगी लगभग 2 करोड़ महिलाओं को पूरे भारत से। इसके लिए लखपति दीदी करके इनिशिएटिव जो है इसको अनाउंस किया गया है। प्रीवियसली भी ये जो प्रोग्राम है इम्प्लीमेंटेड था कुछ सिलेक्टेड स्टेट्स में, लेकिन अब इसको जो है कि नेशनल स्केल पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो सी विकल्प। इसमें से किस देश ने साल के अंत तक यानी कि 2023 के अंत तक, ठीक है, गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो जैसे गोल्डन वीज़ा का कॉन्सेप्ट ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं जैसे यूएई स्पेशली, तो जैसे भारतीय कई लोगों को भी जैसे शाहरुख खान, संजय दत्त, इन सबको है ना पिछले 2021 वगैरह के टाइम पीरियड पे गोल्डन वीज़ा दिया गया। तो गोल्डन वीज़ा में क्या होता है कि जैसे वीज़ा की जो प्रॉब्लम होती है, वीज़ा फ्री एंट्री लगभग काफ़ी वर्षों तक या मोस्टली लाइफ टाइम तक इसमें जो है शायद ऑफर की जाती है। तो उसी क्रम में इसको लॉन्च करने का अनाउंसमेंट अभी रिसेंटली इंडोनेशिया ने किया है। ठीक, तो ध्यान रखना है देश का नाम। बाय एंड ऑफ द ईयर 2023 यहाँ पे इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है लैंडस्केप्स थीम के साथ विश्व फोटोग्राफी दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? तो ये जो है 19 अगस्त को मनाते हैं इसको भी। महिला फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी इसमें से किस देश ने की है? तो अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ है। इसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ही होस्ट थे और इसमें जो विनर देश रहा कौन? स्पेन। वर्ष 2011 और 21 के बीच भारत में अत्यधिक सघन वन क्षेत्र में लगभग 20% की वृद्धि हुई तथा जो ओपन फॉरेस्ट है यानी कि खुले वन क्षेत्र, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ISFR की जो रिपोर्ट आई थी लास्ट ईयर है ना, ISFR 21 नहीं सॉरी मतलब 2021 की ईयर की रिपोर्ट थी और रिलीज़ हुई थी वो 2022 जनवरी में। ठीक है, तो चूंकि ये 2 साल पर रिपोर्ट आती है तो अभी डेटा इस साल भी यही पढ़ना है, तो उसको ध्यान रखेंगे। और इसके अनुसार 7% की वृद्धि जो है ऑप्शन डी को चुनेंगे। थोड़ा इसकी जो फाइंडिंग्स हैं इन सबको थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा एक बार, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट है बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जो संस्थान है इसका मुख्यालय वेस्ट बंगाल कोलकाता में है और इसकी स्थापना वर्ष पूछा गया है तो 1890 में स्टैब्लिश हुआ है। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन पहली बार कहाँ पर गाया गया था? तो कलकत्ता सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1911 में। ठीक है, तो ऑप्शन डी को चुनेंगे। और नेशनल लेवल पे अडॉप्ट कब हुआ था ये डेट भी पता रहनी चाहिए, 24 जनवरी 1950। इसमें से किसने कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया था? ठीक है, तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्टार्ट किया गया था अराउंड 1937 में और उर्दू लैंग्वेज में था, ये ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? ड्राफ्टिंग कमेटी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो 7 मेंबर्स थे, हमने पहले बताया आपको। तो जैसे मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी, भीमराव अम्बेडकर और जैसे BL मित्तर, DP खेतान। ठीक है, ये 7 लोगों के नाम ध्यान रखेंगे मुख्य रूप से, जो मूल रूप से पहली बार जो चुने गए। जवाहरलाल नेहरू इसमें नहीं थे। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो छोटी बड़ी कई सारी कमिटीज़ भी बनी थी, उन सब की लिस्टिंग देखेंगे आप एक बार। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है इसमें से? तो ये मैप में भी लोकेट कीजिएगा। नैरो स्ट्रेच है एक हमारा, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक, तो इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो को भी हमने कंप्लीट किया है और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।